देखेंगे। न्यायपाल का, ठीक है। भारत एकल समितिक न्यायिक व्यवस्था में उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय से उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय से नीचे किंतु अधीनस्थ न्यायालय के ऊपर कार्य करता है, ठीक है। भारत में न्यायिक व्यवस्था कैसा है, ठीक है। तो भारत में न्यायिक व्यवस्था एकल है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं से राज्यों के लिए अपना न्यायालय है, ठीक है। केंद्र के लिए अपना न्यायालय है, ठीक है, वो है। लेकिन मतलब ऐसा नहीं से मतलब राज्य के न्यायालय अपने आप में क्या है, स्वतंत्र है, ठीक है। ध्यान रखिए, राज्य के न्यायालय क्या है, अपने आप में स्वतंत्र नहीं है, ठीक है। जैसे अमेरिका में क्या, अमेरिका में प्रांत के जो न्यायालय जो है, मतलब अमेरिका में किसी राज्य का न्यायालय है वो क्या है, स्वतंत्र है। और केंद्र का न्यायालय वो स्वतंत्र है, राज्य का अपना कानून है। वो उस न्यायालय अपने कानून के हिसाब से सकता है, उसके केंद्र के न्यायालय से किसी प्रकार का कोई भी मतलब नहीं। लेकिन भारत के संदर्भ में ऐसा नहीं है। हमारी न्यायिक व्यवस्था एकीकृत और एकहरी है, ठीक है। मतलब इसमें कहते हैं ऐसे, मतलब उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय का अधीन काम करता है, और अधीनस्थ न्यायालय जो होता है उच्च न्यायालय का अधीन काम करता है। राज्य के न्यायिक प्रशासन में उच्च न्यायालय की स्थिति मतलब क्या होती है, शीर्ष में होती है। लेकिन देश में उच्चतम न्यायालय क्या होता है, शीर्ष पे होता है, ठीक है। अब आते हैं न्यायपालिका की संरचना के ऊपर बात करेंगे। तो यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट। भारत में परिसंघात्मक शासन प्रणाली होने के बावजूद यहाँ संघ और राज्य दोनों के लिए संविधान में एकल न्यायिक प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संघात्मक शासन प्रणाली की बात करेंगे, ठीक है। संघात्मक शासन प्रणाली की बात करेंगे तो इसमें होता क्या है। तो इसमें आप देखोगे संघ का न्यायालय अलग होता है, राज्य का न्यायालय अलग होता है। लेकिन भारत में परिसंघात्मक शासन प्रणाली होने के बावजूद भी यहाँ संघ और राज्य दोनों के लिए संविधान में एकल न्यायिक प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुसार वे न्यायालय जो उच्च न्यायालय के अधीनस्थ एवं उनके नियंत्रण के अधीन अधीनस्थ न्यायालय कहलाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय कौन है, जो कि उच्च न्यायालय के अधीनस्थ एवं उनके नियंत्रण के अधीन है, वो सारे के सारे अधीनस्थ न्यायालय कहलाते हैं। अब आएंगे उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, ठीक है। संविधान के जैसे देखेंगे अनुच्छेद, इस अनुच्छेद में 224, ठीक है, कितने हैं, 214। 214 के अनुसार भारतीय संघ के प्रत्येक राज्य है तो एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। एक उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र एक से अधिक राज्यों में भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 214 क्या कहता है, भाई साहब, प्रत्येक राज्य के लिए एक क्या होगा, एक उच्च न्यायालय होगा, ठीक है। अनुच्छेद 231 के अंतर्गत संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करे। दोनों आर्टिकल्स महत्वपूर्ण है, ठीक है। दोनों आर्टिकल्स महत्वपूर्ण है, ठीक है। सबसे पहले आर्टिकल 214 कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। फिर संसद को आर्टिकल 231 ये भी पावर देता है कि भाई साहब क्या करो, क्या करो, तो मतलब दो से अधिक राज्य के लिए मतलब क्या हो सकता है, एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। उच्च न्यायालय किसी राज्य की सर्वोच्च न्यायिक सत्ता होती है। भारत में कितने उच्च न्यायालय, बढ़ा है क्या ये 25 ही है। 25 ही है। 25 ही है सर। हाँ, 25 ही है। 25 है, ठीक है, ध्यान रखिए। केवल केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की बात करेंगे तो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में एवं उच्च न्यायालय में एवं जम्मू कश्मीर में अपना उच्च न्यायालय, ठीक है। बाकी किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में आपको उच्च न्यायालय नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन दिल्ली में और जम्मू कश्मीर में अपना उच्च न्यायालय है, ठीक है। दिल्ली ही एक सर ऐसा है जहाँ पे चंडीगढ़ और डिस्ट्रिक्ट पंजाब कोर्ट, में हुआ सर एक ही है ना? और चंडीगढ़ पंजाब चंडीगढ़ मिला और के एक ही पंजाब। है, ठीक है। प्रत्येक उच्च न्यायालय के गठन मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलकर किया जाता है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ जो होता है संबंधित राज्य के राज्यपाल दिलाता है। लेकिन नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भिन्न भिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग होती है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि सब जगह एक ही होगा, अलग अलग होगा। मूल संविधान के अनुसार न्यायाधीश 60 वर्ष की आयु तक पद पर रह सकते हैं। कितने वर्ष की आयु तक पद पर रह सकते हैं, 60 वर्ष की आयु तक पद पर रह सकते हैं। परंतु 15वें संशोधन के द्वारा अब इनकी आयु कितनी कर दी गई है, 62 साल कर दी गई है। मूल संविधान में ये अपने पद पे 60 वर्ष की आयु तक ही रह सकते थे, लेकिन अब जाके इनकी आयु कितनी कर दी गई है, 62 वर्ष तक, ठीक है। हाई कोर्ट 62 वर्ष तक, सुप्रीम कोर्ट 65 वर्ष तक, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। निषेधाज्ञा 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 कानून न्यायालय की स्थापना वाला राज्य बिहार है, ठीक है। भारत की पहली जनहित याचिका PIL, हुसैन हुसैना क्या नाम, हुसैनारा खातून, क्या नाम है इसका,
हुसैन हुसैन आरा अली। खातून बनाम बिहार सरकार है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पूछता है, ठीक है। भारत की पहली पीआईएल क्या है? तो हुसैन आरा खातून वर्सेस बिहार सरकार है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे मतलब वकील कौन थी, मतलब यहाँ पे याचनाकर्ता जो थी हुसैन आरा खातून, इसकी वकील क्या थी, उसका नाम है पुष्पा कपिला हिंगोरानी। क्या नाम था इसका? पुष्पा कपिला हिंगोरानी, इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो याचनाकर्ता करने वाली जो हुसैनारा खातून जो थी, उनका वकील का नाम क्या था? पुष्पा कपिला कपिला। हिंगोरानी, ठीक है। 9 मार्च 1979 को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर की थी कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस पीएन भगवती ने ऐतिहासिक फैसले के तहत बिहार सहित एक देश के 40,000 कैदियों को रिहा करा दिया था, ठीक है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस, उस समय कौन थे? पीएन भागवती थे पीआईएल के समय में। तो ऐतिहासिक फैसले के तहत बिहार सहित एक साथ देश के 40,000 कैदियों को रिहा करा दिया था, ठीक है। पुष्पा कपिला हिंगोरानी को भारत की जनहित याचिका की जननी कहा जाता है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान में रखने। केस कौन था? तो केस था हुसैनारा खातून वर्सेस कब हुआ था बिहार ये सब? सरकार, ठीक है। पीआईएल, पीआईएल देन किसकी है? हाँ, पीआईएल का, पीआईएल जो थी वो पीएन किसकी? भगवती। पीआईएल अमेरिका के संविधान से लिया गया, ठीक है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। क्या बोल रहे थे फिर से? ये कब आया था पीआईएल जो है उन्नीस सौ जनहित उन्नासी, याचिका? 1979, 1979, ठीक है, 79। 69 है, 179 है। 79, ठीक है। अब आते हैं पटना उच्च न्यायालय, ठीक है। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? पटना, ठीक है, पटना हाई कोर्ट, ठीक है। स्थापना कब हुई थी? 1916 को स्थापना हुई थी, ठीक है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में। पटना विश्वविद्यालय, क्या नाम है उसका? उसका स्थापना 1917 में, ठीक है। पटना उच्च न्यायालय बिहार की न्यायिक व्यवस्था के शिखर पर विराजमान है। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई थी। ब्रिटिश भारत में पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्याधीश कौन थे? ये पूछा हुआ था 68 बीपीएससी में सर। सर एडवर्ड माइंडर जेम्स शामियार, ठीक है, ध्यान रखिए, जिनका कार्यकाल 1916 से 1970 तक था, ठीक है। स्वतंत्र भारत में पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? क्या नाम सर था? एडवर्ड मनमोहन सर अग्रवाल। किलफोर्ड मनमोहन अग्रवाल। थोड़ा विदेशी नाम है, थोड़ा इंडियन नाम है। सर किलफोर्ड मनमोहन अग्रवाल जो थे, ये पटना उच्च न्यायालय के स्वतंत्र भारत के प्रथम क्या थे? मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। और वैसे पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश 1916 से लेकर 1970 के बीच में कौन थे? क्या नाम था? एडवर्ड माइनर जेम्स चामियर, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इनका कार्यकाल की बात करेंगे, किलफोर्ड मनमोहन अग्रवाल का कार्यकाल 48 से लेकर 50 तक रहा। बिहार में सर्वप्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति श्रीधर वासुदेव सुहानी बने, जिनका कार्यकाल 71 से लेकर 78 तक रहा, ठीक है। तो बिहार के प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति का नाम क्या है? श्रीधर वासुदेवा। क्या नाम है इनका? बोलिए नाम एक बार फिर से। बिहार के प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति का नाम क्या है? श्रीधर वासुदेवा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना के समय पटना उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बिहार एवं उड़ीसा दोनों सम्मिलित थे। जिसमें पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, तो उसमें पटना उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बिहार के अलावा मतलब क्या था? उड़ीसा भी शामिल था, क्योंकि 1936 तक आप देखोगे बिहार और उड़ीसा दोनों मतलब क्या था? संयुक्त प्रांत था। एक ही था सर। एक ही रूप से आता था, संयुक्त रूप से आते थे। और 1936 में उड़ीसा के बिहार से अलग होने के बाद इसका कार्य क्षेत्र केवल बिहार तक ही मतलब क्या रह गया? सीमित रह गया, ठीक है। क्योंकि 1936 में क्या होता? उड़ीसा जो है बिहार से क्या, हाँ, उड़ीसा को उत्कल कब तक बोलते थे? उत्कल प्रदेश शायद इसको बोला जाता था 90, 95, 95 के आसपास था। उड़िया। वही तो सर हमको नहीं पता ध्यान नहीं है। में। हमको लग रहा है कि जब एक में था तो ये बोला जाता था उत्कल, और जब अलग हुआ तो उसको उड़ीसा, फिर उसके बाद 11 में ओडिसी, ऐसे ऐसे कुछ। देख लीजिए सब 13 उड़ीसा। 13 में था। 13 से उड़िया उड़िया बोलने लगा था। 13 से पहले। नहीं मुझे जानकारी है उत्कल कब तक खोलते थे, एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो ये सारी व्यवस्था हो गई। अब मैं आप लोग से पूछूंगा, आप लोग अब बताएंगे, ठीक है। चलिए, आपको सबसे पहले बताना पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, बताइए सभी लोग। 3 फरवरी 1916। 3 फरवरी 1916। चलिए, आप क्या नाम है? तृप्ति, आप बताइए तो। हाई कोर्ट किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? तृप्ति
प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, किस अनुच्छेद में है? क्या हुआ? 214। जब एक बार नाम लिया गया तो एक बार में बोलना चाहिए ना। और संसद के पास अधिकार है से एक से अधिक उच्च न्यायालय के लिए, एक से अधिक 231। राज्य के लिए, ठीक है। 231। बिल्कुल 231। चलिए अदना साहब बताओ, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। चलिए बताना, जनहित याचिका की जननी किसे कहते हैं? आप बताइए सुबोध राज जी, क्या होगा इसका आंसर? पीएन भगवती। पीएन भगवती को जननी कहेंगे कि जनना कहेंगे उनको? जननी तो पहले लेडीज का नाम होगा, कॉमन सेंस है, ठीक है। किसे बोला जाता है? पुष्पा कंपिला हिंगोरानी को बोला जाता है, ठीक है। चलिए किस मामला में ये पीआईएल का मामला कौन सा था? हुसैन आरा खान। हुसैन आरा खातून वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलते, अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। हम मूल संविधान में बात करेंगे तो मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उम्र सीमा कितनी तय की गई थी? 60 वर्ष। 60। हाँ, बाद में 62 वर्ष कर गया। कौन सा संवैधानिक संशोधन किया गया था इसके लिए? 15वां। 15 2 62। ध्यान में रखेंगे। चलिए आप चलते हैं आगे, ठीक है। एक बार जब नाम लेकर बोलूं तो एक बार में बोला कीजिए, ऐसा नहीं कि 4 बार 5 बार बोलना पड़े, ठीक है। चलिए महाधिवक्ता बताइए, किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता की बात कही गई है? 165 की बात करेंगे। इसी को बोलते हैं एडवोकेट जनरल। क्या बोलते हैं? एडवोकेट जनरल इसको बोला जाता है। 165 के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए अहित, मतलब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होने के लिए नहीं, उच्च न्यायालय का कोई भी व्यक्ति अगर न्यायाधीश बनने के काबिलियत रखता है तो उसको राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। केंद्र में जिस प्रकार से महान्यायवादी होता है उसी तरह से राज्य में महाधिवक्ता होता है, ठीक है, जो कि राज्य सरकार का। हाँ, वेतन जैसे कि एक राज्य का जैसे उच्च न्यायालय है तो 2 राज्यों का उच्च न्यायालय का कार्य करेगा तो उसको वेतन भत्ते में बढ़ोतरी होगी ना, तो वो कौन तय करेंगे सर? राष्ट्रपति। ठीक है, तो प्रेसिडेंट तय मतलब करता है। सीधे दुगुना करेंगे, 2 राज्य के लिए दुगुना करेंगे नहीं, या वो कोई दुगुना नहीं करेगा। वो कितना देगा, थोड़ा बढ़ेगा 5%, 10%, वो फिक्स नहीं हो। प्रेसिडेंट तय करेगा कितना मिलना चाहिए, वो अपना ठीक है। विवेक के अनुसार दोगुना करेगा। आधा वो नहीं करेगा, वो प्रेसिडेंट तय करेगा तो भाई साहब इसको इतना उसको मिलता है, लेकिन 2 राज्यों का मतलब है ना। वो राष्ट्रपति तो निर्धारित राज्यपाल के लिए ही है। तो किसके बारे में आप लोग समझ रहे हैं? 7वें संविधान संशोधन द्वारा व्यवस्था है कि प्रेसिडेंट करेगा। किसके बारे में आप लोग पूछे हैं? न्यायाधीश के बारे में। राज्यपाल। 4 राज्य का सैलरी नहीं मिलता है, ठीक है। उसको हाईकोर्ट के जज के रूप में सैलरी मिलता है। और भले उसका अधिकार से 4 गो राज्य में रहे, उससे मतलब नहीं है। सैलरी बढ़ता होता नहीं है न्यायाधीश का। हमको लगा राज्यपाल के बारे में पूछ रहे हैं। न्यायाधीश का कोई भी सैलरी नहीं बढ़ेगा, ठीक है, चाहे भले उसका अधिकार क्षेत्र तो उस न्यायालय का एक राज्य में रहे चाहे 2 राज्य में रहे। वो सरकारी नौकरी है, वो सर्विस थोड़ी ना दे रहा है वो, ठीक है। उसको सर्व करना है। अरे भाई उसको 6 से 8 ही ड्यूटी करना है, टाइमिंग फिक्स है। ऐसा थोड़ी ना 24 घंटा कर रहा है अलग से किसी राज्य के लिए। राज्यपाल का काम करने का टाइमिंग थोड़ी ना फिक्स है, 6 बजे आएंगे 8 बजे ऑफिस से चले जाएंगे। न्यायालय का थोड़ी ना कहीं से रात में उठ के हम काम करवाएंगे। वो अपना एफिशिएंसी के अनुसार काम करेगा ना। सैलरी उसका नहीं बढ़ता 2 राज्य 4 राज्य के करने के लिए। सैलरी राज्यपाल का होता है और राष्ट्रपति तय करते हैं उनको कितना रहना चाहिए, ठीक है। और सो अभी सैलरी कितना है राज्यपाल का? 3.5 लाख। 3.5 सर। 3.5। तो न्यायाधीश के संदर्भ में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बोलेगा, कभी कभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बोलता है चलो बगल वाला जिला है उसको भी संभालो, तो उसका दुगुना सैलरी थोड़ी ना देता है। चलो तुमको दुगुना सैलरी मिलेगा। सरकारी नौकरी में ये सब नहीं होता। हम ही लोग केंद्र के एडिशनल चार्ज मिलता है कि कहाँ तो मिलता है कुछ नहीं मिला किसी भी सरकारी नौकरी में एडिशनल चार्ज। हाँ, अगर आप ओवर ड्यूटी करते तो आपको देगा, ठीक है। ओवर ड्यूटी अगर कर रहे हैं, आपका टाइमिंग पीरियड से अगर बाहर जा रहा तो आपको फिर मिल जाएगा। चलिए रेलवे ड्राइवर का सर, लोको पायलट का। हाँ, ओवर ड्यूटी करता है ना सर वो भी खाली रेलवे में ही मिलता है ज्यादातर। भी किसी सरकारी फैक्ट्री वगैरह जिसमें नाइट शिफ्ट में भी काम होता है वहां पे।
चलेंगे। अनुच्छेद 165 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, वो उसी तरीके से काम करेगा जिस सेंटर में आपको कौन काम करता है, क्या नाम है उसका, महान्यायवादी। ठीक है, तो आपको ये 165 में महाधिकता देखने को मिलता है। महान्यायवादी किसमें है, 148। 6 में वो तो सर 148 कैग है। कैग है। सर ये सब अथी है, कैग है वो। महानवादी। अगर पूछेगा राज्य का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी कौन होता है तो क्या बताएंगे, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी महाधिवक्ता। एडवोकेट जनरल। महाधिवक्ता, बिल्कुल ठीक है। महाधिवक्ता के कर्तव्य होगा कि वह उस राज्य सरकार के विधि संबंधी ऐसे विषय पर सलाह दे और विधिक रूप में ऐसे अनेक कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल उनको समय समय पर निर्देशित करे या सौंपे, और उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उनके इस अन्य विधि द्वारा उनके अधीन प्रदान किए गए हों। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद उपरांत पद धारण करता और ऐसा प्रासंगिक प्राप्त करेगा जो राज्यपाल अवधारित करेगा। सल्ले फिक्स नहीं है राज्यपाल। दूसरी बात, ये सदन में बोल सकता है लेकिन मत नहीं कर दे सकता है। ठीक है, वही उसी के संदर्भ में बात होती है। क्या नाम है, महान्यायवादी के संदर्भ में सारा पावर इसके पास होता है। वहाँ हाँ, 88 अनुच्छेद है, वहाँ 177 177। आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। 177 के अनुसार महाधिवक्ता राज्य विधानसभा बोलने तथा उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा, परंतु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, सारा है जो किसका हिस्सा है, राज्य का महाधिवक्ता किसका हिस्सा है, इसका कार्यपालिका का हिस्सा होगा या फिर न्यायपालिका का हिस्सा होगा, राज्य का महाधिवक्ता न्यायपालिका। नॉर्मली है न्यायपालिका होगा, कार्यपालिका का हिस्सा है ये। ठीक है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सब कार्यपालिका। सर विधि अधिकारी है ना, तो विधि अधिकारी तो न्यायपालिका में विधि अधिकारी न्याय करेंगे, वो न्याय करता है। इसके पास न्यायिक पावर कहाँ होता है महाधिवक्ता के पास, एक कार्यपालिका के साथ साथ न्यायपालिका का हिस्सा हो सकता है, देखना पड़ा। लेकिन न्यायिक पावर इसके पास होता नहीं है, सुझाव देने के लिए होता है। न्यायिक पावर इसके पास कहाँ होता है, नहीं है, कार्य करती है, कार्यपालिका का हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, उसे देखेंगे। एक बार ऐसा प्रश्न पूछा हुआ था, उसका आंसर क्या लेगा, नहीं, सरकार के हिसाब से काम करता है। ठीक है, जो बंटवारा होता है ना उसमें महाधिवक्ता आता है। मेरे हिसाब से कार्यपालिका होना चाहिए। मैं देखिए तो गूगल करके क्या इसका आंसर ले रहा है। ठीक है, कार्यपालिका ही होना चाहिए। ठीक है, देख लीजिए, कार्यपालिका ही होगा। ये विधि अधिकारी है, वो कानून वाला विधि में थोड़ी होगा, ये तो योजना ये सब बनाते हैं उसमें होता है। चलिए एक बार देख लीजिए क्या है इसका। ठीक है, हालांकि साथ कार्यपालिका का हिस्सा होता है ये। ठीक है, अब आते हैं प्रशासनिक व्यवस्था ढांचा देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बिहार राज्य का अलग प्रांत बनाया कब गया, बिहार राज्य का अलग प्रांत के रूप में कब आया, 1912 में। ठीक है, बिहार 36 में, बिहार राज्य 1912 में एक अलग प्रांत के रूप में उदय होने के पश्चात राज्य में प्रशासन की स्वतंत्र व्यवस्था गठित की गई। ठीक है, उड़ीसा कब अलग हो जाता है, 1936 में। बिहार से अलग होने के पश्चात 1956 में राज्यों को सीमा पुनर्गठन किया गया। ठीक है, अब फिर जाके 1956 में 2000 में क्या हुआ, 15 नवंबर 2000 को झारखंड इससे अलग हो जाता है। बिहार से झारखंड अलग होता है, कितने प्रतिशत भूमि लेकर अलग होता है, 46%। ठीक है, 46, 40% भूमि के साथ मतलब क्या होता है, ध्यान में रखिएगा, बिहार से मतलब क्या होता है, झारखंड अलग होता है। ठीक है, विभाजन के बाद वर्तमान बिहार की वास्तविक प्रशासनिक रूपरेखा सामने आई। बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था का विभाजन भौगोलिक एवं प्रशासनिक दायित्वों के आधार पर किया गया। मिला उसका आंसर क्या है, न्यायपालिका में ही कर रहा है। न्यायपालिका, राज्यपाल, उसको याद कर ले। हम कहीं पे कार्यपालिका पढ़े थे, अब देख लीजिए, क्या हो सकता है गलत पढ़े होंगे या फिर दिमाग होता नहीं, हो जाते रहते। यद्यपि राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था राज्य कार्यपालिका के अधीन होती है। ठीक है, राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था राज्य कार्यपालिका के अधीन होती है, तथापि स्वतंत्र प्रशासनिक दृष्टि से इसे स्थानीय शासन या प्रशासन के रूप में संचालित किया जाता है। और यह प्रशासन की सुविधा के अनुसार इसे 5 इकाइयों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले क्या होता है, प्रमंडल। बिहार में प्रमंडल की संख्या कितनी प्रमंडल, 9 प्रमंडल। ठीक है, उसके बाद आता है जिला आता है। ठीक है, जिला कितना है,
38। 38। जाएगा अनुमंडल जहाँ पे बैठेंगे, कौन बैठेंगे? एसडीएम साहब। कितने अनुमंडल? 9। 101। उसके बाद यस। आएंगे प्रखंड। प्रखंड कितना है? 500 प्लस 534। होगा, 534। 534। ठीक है। ग्राम पंचायत छोड़ ही दीजिए, राज्य बात मत कार्यकारिणी कीजिए। लो राज्य कार्यकारिणी में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता शामिल होते हैं। हाँ तो कार्यपालिका का हिस्सा हो गया, तो ठीक है, वही तो बोल रहा था। यस। न्यायिक पावर नहीं होता है, ठीक है, यही तो मैं न्याय सरकार का वकील होता है, वकील के पास न्यायिक पावर थोड़ी ना होता है। अरे जो एक तरह का वकीले हो गया, बस अंतर है वो आम आदमी का केस नहीं लगता, उसको पैसा दीजिएगा तो आम आदमी का भी केस लड़ सकता है। ठीक है। न्यायपा ये क्या महाधिवक्ता क्या है? रजिस्टर्ड वकील हुआ एक तरह का, सरकार का वकील, लीगल एडवाइजर है सरकार का। संवैधानिक पद है, लेकिन यही ध्यान में रखिएगा, और कोई अंतर नहीं है। एक कोई भी वकील भी महाधिवक्ता बन सकता है, ठीक है, अगर कोई कानून का जानकार है तो उसको अगर राष्ट्रपति राज्यपाल चाहे, ठीक है, तो वो ध्यान में रखिए बन सकता है वो महाधिवक्ता, या फिर महान्यायवादी कोई वकील ही तो बनता है ना, कोई दूसरा थोड़ी ना बनता है, वकील बन सिंपल सी सकता है, बात जज है बन, कि जब कानून जुडिशरी की जानकार। जब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जब जुडिशरी एग्जीक्यूटिव से अलग है तो कोई जुडिशरी का मेंबर संसद में बोल सकता है क्या? आर्टिकल्स कौन सा है? विधानमंडल में 100? खड़ा के तो बोल ही नहीं सकता है। कौन सा अनुच्छेद? 101? 88 100 सर। 100 100 100 ना? इसमें 88 है और 9 तक तो यहाँ पर पालिका का पृथककरण किया है, कार्यपालिका से अनुच्छेद कौन सा? 100 है 88 ना? है। सॉरी सर, एक तो 51। डीपीएसपी में नहीं है, 51 51 51 51 51 50 है। 50 में है, 51 में 50 इंटरनेशनल होगा। पीस के लिए है। वही दो गुना मेरे में दिमाग से आ रहा था। ठीक है, 50 है। कार्यपालिका क्या कन्यापालिका से है? पूछा था। डीपीएसपी का है, ठीक है। 36 चलिए से आगे 51। चलेंगे। अब आते हैं सचिवालय के, ठीक है, ध्यान रखेंगे सचिवालय। तो ये हो गया 5 तरह के, आपने देख लिया, तो 5 तरह के प्रशासनिक सुविधा के अनुसार 5 तरीके से हम लोग को बांटा है। परमंडल, सारा परमंडल याद है ना, कौन जिला किस परमंडल में पड़ता है? ध्यान रखिए, पूछता है कभी कभी, ठीक है। सबसे छोटा परमंडल कौन सा है? ये क्या? भागलपुर परमंडल जो है 2 जिला का परमंडल है, भागलपुर बांका है, भागलपुर और मातोस में क्या है? बांका है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, सबसे ठीक है। बड़ा तिरहुत का है। 9 जिला वाला 2 होगा, ठीक है। हाँ। बिहार सचिवालय के गठन की बात करेंगे, 1912 में किया गया। यह राज्य प्रशासन के केंद्रीय प्रशासनिक निकाय है। सचिवालय मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल के नीचे आता है, ठीक है। सचिवालय मुख्यमंत्री एवं मंत्रिमंडल के नीचे आता है, लेकिन यह राज्य के प्रशासन का शीर्ष संस्था होता है, ठीक है। इसका जो सचिव जो होता है वो राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी भी होता है, ठीक है। मतलब राज्य का सबसे बड़ा सरकारी नौकरी से जो अधिकारी जो होता है वो सचिव से बड़ा राज्य में नहीं होता है, और सेंटर में भी सचिव से बड़ा नहीं होता है, मतलब कैबिनेट सचिव से बड़ा कोई अधिकारी नहीं होता है, ठीक है। स्थापना के समय सचिवालय में केवल 8 विभाग थे, जो कि 1955 में बढ़कर मतलब कितने हो गए? 34 हो गए, ठीक है। सचिवालय का प्रधान मुख्य सचिव होता है, यह भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य होता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक विभाग का प्रधान सचिव होता है, ठीक है। ये कौन? आईएएस अधिकारी होते हैं, और इसके अधीन जो होता है प्रत्येक विभाग के प्रधान सचिव होते हैं, ये भी आईएएस अधिकारी होते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, समझ गए। अगर राज्य सरकार का कोई चमचा अधिकारी है तो उसको भी बना दिया जाता है, लेकिन मेनली आईएएस अधिकारी होते हैं, ठीक है। सचिवालय का मुख्य कार्य नीति निर्धारण, क्षेत्रीय नियोजन, परिवार निर्माण, विधान निर्माण एवं नियमावली का गठन, बजट एवं नियंत्रण व्यवस्था क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन तथा समन्वयन के साथ साथ विभिन्न विभागीय मंत्रियों, उप मंत्री एवं राज्य मंत्रियों के दायित्व निर्वाह में सहायता प्रदान करना भी होता है। अभी कौन है बिहार के सचिव? कौन है? सुभानी साहब चेंज हो गए तो अभी कौन बने हैं? मोइत्रा, क्या नाम है? कोई मोइत्रा जी? महिया मुत्रा? नहीं, वो तो संसद मोइरा वाली है, मोइरा। ठीक है, जो भी है कोई अभी सुहानी थे मोइरा कुछ दिन है। पहले तक, अभी चेंज हुए हैं, ठीक है। अब आते हैं परमंडल। देखिए यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पड़ता है, ठीक है, ध्यान में। यहाँ से 6 परमंडल वाला 3 गो जिला है, नहीं 9, 6 वाला 3 गो होगा, 1 गो 2 गो 3 गो। हाँ, ब्रजेश मल्होत्रा, अच्छा वो भी ठीक है। बीआरएस अब ले आते लिए हैं तो अब चलेंगे परमंडल में, चलेंगे तो राज्य के क्षेत्रीय प्रशासन से क्या है, शीर्ष संगठन जो होता है परमंडल होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कमिश्नरी बोलते हैं, ठीक है।
अब प्रमंडल का उच्चतम अधिकारी कौन होता है? आयुक्त होता है अथवा कमिश्नर होता है। उसकी सहायता हेतु अनेक अपर आयुक्त तथा अन्य अधिकारी होते हैं। ठीक है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय बिहार में केवल 4 प्रमंडल था। चारों प्रमंडल का नाम बताइए कौन कौन प्रमंडल था? तिरहुत, भागलपुर, पटना तथा छोटा नागपुर। ठीक है, छोटा नागपुर। ठीक है, छोटा नागपुर तो ऑलरेडी झारखंड अलग होने के बाद चला गया, जिसकी संख्या 2000 में, ठीक है, झारखंड राज्य के गठन से पूर्व तक 13 थी। मतलब झारखंड राज्य जिस समय बिहार में शामिल था उस समय बिहार में प्रमंडल की संख्या कितनी थी? तो क्या बताएंगे? 13। कितने प्रमंडल थी? 13 प्रमंडल है। ठीक है। अब होगा झारखंड का बंटवारा। जब झारखंड का बंटवारा होगा तो 4 प्रमंडल जो था कहाँ चला गया? झारखंड में चला गया। झारखंड राज्य के गठन के बाद 4 प्रमंडल, कौन कौन प्रमंडल? पलामू, संथाल परगना, उत्तरी छोटा नागपुर तथा दक्षिणी छोटा नागपुर। 4 गो प्रमंडल जो था कहाँ चला गया? झारखंड में। कहाँ? झारखंड में चला गया। ठीक है। अब इस नवनिर्मित राज्य में चले जाने के वर्तमान समय में प्रमंडलों की संख्या कितनी हो गई? 9 बच गए। ठीक है, 9 हो गई। ठीक है। जिलों की संख्या के दृष्टि से अगर बात करेंगे तो 3 प्रमंडल जो है बड़े हैं, जिनमें से बात करेंगे तिरहुत में 6 जिले, मुंगेर प्रमंडल में भी 6 जिले हैं, अब पटना प्रमंडल में भी कितने जिले हैं? 6 जिले हैं। ठीक है। जबकि भागलपुर प्रमंडल में केवल 2 जिले हैं, इसमें एक खुद भागलपुर भी है, दूसरा क्या होगा? बांका आता है। ठीक है। बांका। आप जरा हम लोग देखेंगे प्रमंडल। ठीक है। तो पटना प्रमंडल में कौन कौन जिला है? जरा नाम आप लोग खुद से पढ़ लीजिए। पटना, नालंदा, नालंदा, रोहतास, कैमूर। कैमूर, भोजपुर और बक्सर में सर। दूसरा, इसका पटना प्रमंडल का मुख्यालय पटना ही है। ठीक है। मगध प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पे है? ठीक गया। है, गया। ठीक है। इसमें कौन कौन जिला है? गया, जहानाबाद, नवादा, औरंगाबाद और अरवल। नवीनतम जिला अरवल है, जो कि किस जिला से कटकर बना था? जहानाबाद से। जहानाबाद प्रमंडल में भी आपको जिलों की संख्या कितनी मिलेगी? 6 मिलेगी। ठीक है। मुंगेर में, तिरहुत में और पटना में। ठीक है। जिले की संख्या कितनी है? 6 है। मुंगेर प्रमंडल का मुख्यालय मुंगेर। कौन कौन जिला? मुंगेर, लखीसराय, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया और बेगूसराय सर। जिला? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी। मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी। पूर्वी चंपारण हो गया सर, और पश्चिमी चंपारण एसटीओवर सर। क्या? तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है। अब आते हैं सारण। सारण का मुख्यालय बताइए कहाँ पे है? छपरा में सर। छपरा। छपरा सिवान ठीक है, गोपालगंज। ध्यान में रखेंगे। ठीक है। कौन कौन जिला है इसमें? 3 जिला है। कौन कौन जिला है? गोपालगंज, सिवान, छपरा। छपरा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं छपरा। छपरा जिला नहीं है, सारणे को ठीक है, छपरा सारण को ही बोलते हैं। बोलते हैं। ठीक है। अब आते हैं दरभंगा। दरभंगा प्रमंडल में कौन कौन जिला? 3 सर, दरभंगा, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। बिल्कुल। अब आते हैं कोसी। कोसी प्रमंडल का मुख्यालय बताइए कहाँ पे है? सहरसा। सहरसा में सर। ठीक है। जिला कौन कौन है? सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। मधेपुरा। का मतलब बताइए पूर्णिया प्रमंडल में कौन कौन जिला? पूर्णिया, अररिया, क्या, किशनगंज, कटिहार। खाली निकाल दीजिएगा ना, तीनों के तीनों बंगाल से सीमा बना लेगी, नहीं बना लेगी? पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार बनाती है। भागलपुर प्रमंडल नेपाल में कौन कौन जिला? बनाएगी। भागलपुर और बांका। अब आगे चलेंगे जिला। ठीक है। क्षेत्रीय प्रशासन का महत्वपूर्ण इकाई की बात करेंगे जिला। जिला प्रशासन का मुख्य दायित्व किसके ऊपर होता है? तो जिलाधिकारी के पास होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आप चलेंगे इसके अधिकार में जिला स्तर पर प्रशासनिक कार्यों का समन्वय एवं कार्यान्वयन होता है। 1975 में जिला अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट से विकास कार्यों को पृथक करके उप विकास आयुक्त डीडीसी को सौंपा गया। ठीक है। ये डीडीसी भी आईएएस अधिकारी होते हैं। 1975 में जिला अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट से विकास कार्यों को पृथक करके, मतलब विकास करने की काम जो मतलब किसे दे दिया गया? डीडीसी को दे दिया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो जिला ग्राम विकास अभिकरण डीआरडीए के अतिरिक्त नागरिक आपूर्ति, राहत एवं पुनः विकास कार्यों के दायित्व का निर्वहन भी करता है। जिलाधिकारी सामान्यतः, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, सामान्यतः भारतीय प्रशासनिक सेवा का प्राधिकारी होता है। यह जनता एवं प्रशासन के बीच कड़ी की भूमिका निभाने के साथ साथ जिला चुनाव अधिकारी भी होता है, मतलब चुनाव करवाने की जिम्मेवारी भी इसका होता है। ठीक है, इसीलिए देखेंगे जब इलेक्शन के समय में देखिएगा चुनाव आयोग जो होता है
बड़े पैमाने पर क्या करता है, तो बड़े पैमाने पर इन लोगों का फेर बदल कर देता है। अभी सबका खूब ट्रांसफर वगैरह हो रहा होगा, ठीक है। तो मतलब स्टेट गवर्नमेंट का कोई फेवर का कोई अधिकारी ना हो, ठीक है। ध्यान रखेंगे। तो ये तो कुछ विशेष नहीं, बस इधर 1975 में जिला अधिकारी से जिला मजिस्ट्रेट विकास कार्य को पृथक करके किसे दिया, डीडीसी को दे दिया गया था, ठीक है। अब चलते आगे, हम लोग चलेंगे अनुमंडल। कई प्रखंडों को मिला के एक अनुमंडल बनता है, मतलब एक जिला में अनुमंडल की संख्या अधिक हो सकती है, ठीक है। मतलब कई प्रमंडल, एक प्रमंडल में कई जिला हो सकता है, एक जिला में कई अनुमंडल हो सकता है, कई प्रखंडों को मिलकर मतलब एक अनुमंडल बनेगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे कई प्रखंडों को मिलाकर एक अनुमंडल सब डिवीजन का गठन किया जाता है। इसके प्रशासन का संचालन अनुमंडलीय पदाधिकारी का होता है, जिसको बोलते हैं एसडीएम, क्या। यह केंद्र एवं राज्य का प्रशासनिक सेवा का प्राधिकार होता है। जो आईएएस जो नया नया जो बनता है, उसको सबसे पहले जो पद मतलब उसका जो नियुक्ति जो होती है एसडीएम के तौर पे ही होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई किसी एसडीएम को अगर 20 साल 22 साल का देख रहे हैं तो समझिए तो मतलब वो यूपीएससी से आया है, ठीक है। अगर किसी एसडीएम का उम्र 27 साल 28 साल 30 साल देखे तो समझिए से मतलब वो स्टेट गवर्नमेंट का मतलब क्या मतलब राज्य लोकसभा आयोग का मतलब वो अधिकारी है, ठीक है। अगर यंगेस्ट है तो समझिए से एसडीएम के पद पे है, तो यंगेस्ट है तो समझिए से मतलब यूपीएससी वाला है। अनुमंडलीय पदाधिकारियों को एसडीओ भी तो मजिस्ट्रेट, सर अनुमंडल में होता क्या है। एसडीओ एसडीओ, राज्य एसडीओ सरकार, का राज्य राज्य लोक सेवा सरकार का आयोग ही से आता है आता है। एसडीओ, ठीक है। राज्य लोकसभा आयोग से आता है, ठीक है। सर बीपीएससी से डायरेक्ट एसडीएम का पोस्ट मिलता है ना? 100% मिलता है, बोल तो रहा हूँ। बीपीएससी से डायरेक्ट एसडीएम का पोस्ट मिलता है। 14 साल के 10 या 14 साल के बाद यूपीएससी कैंडिडेट करता है वो बीपीएससी वाला। लेकिन ये भी होता है जो नया नया जो आईएएस अधिकारी जो बनते हैं ना, वो एसडीएम के तौर पे भी काम करते हैं, ठीक है। आप चलेंगे। तो उनका शुरुआती वहीं से होता है यूपीएससी वाले का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शुरुआती वहीं से होता है, ठीक है। अनुमंडलीय पदाधिकारियों को मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त होती है। इस पर प्रखंडों के सर्किल अफसर पर नियंत्रण एवं निगरानी का दायित्व होता है। अनुमंडलीय अधिकारी पंचायत समितियों की बैठक में भाग लेता है, मतलब प्रशासन एवं समिति के बीच कड़ी का काम करता है। वर्तमान में कितने अनुमंडल है? 101 है। पूर्वी पूर्वी चंपारण में पटना जिले अनुमंडलों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़े, पूर्वी चंपारण एवं पटना जिले अनुमंडलों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़े, जिनमें 6 अनुमंडल है, ठीक है। पूर्वी चंपारण पटना में कितने अनुमंडल है? दोनों जिला में 6 अनुमंडल है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब प्रमंडल के अनुसार अगर बात करेंगे, प्रमंडल वाला में 6 प्रमंडल वाला कौन है? तिरहुत, पटना और मुंगेर। अब चलेंगे आगे, अनुमंडल क्लियर। आप चलेंगे प्रखंड, ठीक है। देखिए कुछ ग्राम पंचायतों को मिलाकर, ठीक है, एक प्रखंड बनता है, ठीक है, जिसको ब्लॉक कहते हैं। प्रत्येक प्रखंड में एक प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है, जिसको बोलते हैं बीडीओ। बीडीओ होता है ना, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। इस पर प्रखंड के भौगोलिक क्षेत्र में कल्याण एवं विकासमत कार्यों का उत्तरदायित्व होता है। यह प्रारंभिक चिकित्सा व्यवस्था, प्रारंभिक शिक्षा, राहत एवं पुनर्वास, कृषि विकास तथा पशुधन विकास जैसे कार्य संपन्न करता है। बिहार में प्रखंडों की संख्या की बात करेंगे तो 5 3 4 534 है, ठीक है। अब आते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई होती है। इसका प्रधान की बात करें मुखिया होता है। गांव का प्रबंध एवं सुधार ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे एक सरकारी व्यक्ति भी होता है, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सचिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सचिव बोलते हैं, जिसको बोलते हैं पंचायत सेक्रेटरी बोला जाता है, ठीक है। इसकी नियुक्ति बीएसएससी से होती है। बिहार में पंचायतों की कुल संख्या 8300 कितनी है? 86 है। ये बढ़ घट सकता है, हटाइए उस डाटा को। आप देखेंगे बिहार में जो प्रश्न जो बनता है, पॉलिटी से प्रश्न आते नहीं है, ठीक है। आर्टिकल्स वगैरह पूछेगा तो जो आप लोग तो स्टेट का आर्टिकल्स अगर राज्य के कार्यपालिका पढ़ रहा है तो ऑलरेडी पॉलिटी में पढ़ा हुआ ही रहता है। लेकिन बिहार से सेंट्रिक जो मेनली प्रश्न जो आते हैं बिहार पंचायती राज से एग्जाम में बनते हैं। तो बिहार में ग्राम पंचायतों के गठन हेतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1947 में ही बिहार पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया था, लेकिन कानूनी पावर मिला नहीं था। इस अधिनियम के तहत राज्य में ग्राम पंचायतों ने वर्ष 1949 में विधिवत अपना कार्य मतलब प्रारंभ कर दिया गया। अब बलवंत राय मेहता समिति 1959 में बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिशों के आधार पर बिहार पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया गया। इस समिति में ग्राम स्तर पे क्या है? कौन सा है? ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, ठीक है। प्रखंड स्तर पे क्या है? पंचायत समिति। जिला स्तर पे क्या है?
जिला जिला परिषद परिषद है। मतलब सिंपल शब्द में कहे तो बिहार में कितनी स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, तो क्या बताएंगे? 3 स्तरीय सर। 3 स्तरीय। ठीक है, कहीं कहीं पे पंचायती राज व्यवस्था 2 स्तरीय भी है, क्योंकि बलवंता मेहता समिति के बाद एक समिति आई थी अशोक मेहता, उसने बोला था भाई साहब 2 स्तरीय से भी काम चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं कहीं पे 4 स्तरीय भी है, जैसे कहाँ पे 4 स्तरीय, एक जगह 4 स्तरीय कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में क्या क्या 4 स्तरीय, लेकिन बिहार में क्या है 3 स्तरीय। ठीक है, मतलब 1947 में ही बिहार पंचायती राज अधिनियम पारित किया गया, तो इसको 1949 में विधिवत अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया गया। लेकिन संशोधन कब किया गया? तो 1959 में संवैधानिक संशोधन किया गया, फिर 2006 में संशोधन किया जाएगा। ठीक है, आगे दिया होगा। ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल समन्वय और पर्यवेक्षक प्राधिकारी संस्था है। 1961 में बिहार पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम पारित किया गया, जो महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर 1963 से मतलब क्या हो गई? लागू हो गई। कौन? डीडीसी। हाँ, डीडीसी यूपीएससी का होता अधिकारी। हमारा तो मिलना जुलना है रोज का। डीडीसी देखते हो, हालांकि हम तो यहाँ पे पटना में झारखंड में जहां पे भी देखे डीडीसी सब भारतीय प्रशासनिक सेवा का ही अधिकारी था, सब के सब डीडीसी। एक होता है डीडीसी होता है, एक होता है डीसी होता है। एक डीडीसी होता है, एक डीसी होता है। किया जाएगा तो वही समकक्ष रहेगा ना। बिल्कुल। एक झारखंड में यहाँ पे डीएम नहीं देखते हैं, यहाँ पे डीएम नहीं होता है, यहाँ पे डीसी होता है, जो कि डीडीसी से बड़ा होता है। झारखंड में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं है, सब जगह डीडीसी है और डीसी है। बहुत जगह साउथ इंडिया में डीएम और कलेक्टर, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दंडाधिकारी होता है और समाहर्ता होता है ये कलेक्टर, तो पोस्ट को अलग करके रखा है। अपना नॉर्थ इंडिया में दोनों पोस्ट एक ही में मर्ज है। तो न्यायिक पावर दे देते उसी को, डीडीसी को, डीएम को, तो मतलब वो हो जाता है, डीएम क्या कहलाता है, बोलते नहीं हो, तो वही डिस्ट्रिक्ट डीएम कलेक्टर कहलाता होता है, है, डीसी होता है। कलेक्टर होता है, रेवेन्यू अधिकारी होता है। ठीक है, मेनली जो बना था कर्नवालिस के शासन का, कर्नवालिस बनाया था, तो वो मतलब टैक्स सही कलेक्ट से करने वो के लिए ही बना था। बाद में जाकर उसके पास न्यायिक पावर दे दिया गया, तो उसको मजिस्ट्रेट दे दिया गया। ठीक है, तो ये हटाइए। अब आते हैं मेनली जो है ना, ठीक है, बिहार पॉलिटी का जान यही है। ठीक है, अब चलिए इसको याद करवाता हूँ। देखिए याद करवाने का तरीका क्या है। ठीक है, सबसे पहले 243 में बात करेंगे, परिभाषा है। 243 के में क्या है? सभा, ग्राम सभा। ए फॉर असेंबल। ठीक है, ध्यान में किसमें क्या है? ग्राम सभा। ठीक है, आप बात करेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 243 के बी में क्या है? गठन है। बी में क्या है? सभा के बाद क्या है? गठन है। ठीक है, बी से क्या याद कीजिएगा? कुछ बना दीजिए। बनावट है, गठन है। सी में क्या है? कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, हाँ, सी में क्या है? कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन मतलब संरचना है। डी में क्या है? डी में आरक्षण है। ठीक है, क्या है? डी में क्या है? आरक्षण है। ठीक है, ई में क्या है? एक्सटेंशन मतलब अवधि। ठीक है, ये 243 के ई में क्या है? ठीक है, एक्सटेंशन, अवधि याद रखिएगा। एफ में क्या है? निहत्ताय है। ठीक है, क्या है? निहत्ताय, सदस्यता के लिए क्या है? निहत्ताय है। जी में क्या है? पंचायतों की मतलब क्या है? शक्तियां है, प्राधिकार और उत्तरदायित्व है। एच में क्या है? तो पंचायतों द्वारा कर अध्यारोपित करने की शक्ति और उनकी नीति जो है एच में है। एग्जाम में जो सबसे ज्यादा पूछता है आई पूछता है। ठीक है, आई फॉर क्या होगा? इनकम। ठीक है, इसमें क्या है? वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है, 243 के आई में किया गया। जे में क्या है? तो पंचायतों को लेखाओं का संपरीक्षा। ठीक है, ध्यान रखें, ये किसके पास अधिकार होता है? ये किसके पास होता है? क्या कर सकता है? ठीक है, सीएजी क्या कर सकता है? ठीक है, वो राज्य का भी कर सकता है, राज्य का किसी संस्था का कर सकता है, केंद्र का भी कर सकता है, केंद्र का कोई मतलब कंपनी वगैरह जिसमें केंद्र का शेयर वगैरह, उसका भी कर सकता है। ठीक है, कैग के पास ये पावर होता है। 243 के में क्या है? तो के में भाई साहब आपका निर्वाचन है। ठीक है, और ओ में क्या है? निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन है। ठीक है, अगर निर्वाचन संबंधी मामलों में किसी भी तरह की धांधली होती है तो उसमें न्यायालय क्या करेगा? हस्तक्षेप करेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ए से लेके ओ तक का जो आर्टिकल जो है काफी अधिक महत्वपूर्ण है। एक बार मैं चाहूंगा आप लोग इसको फिर से पढ़े, इसको याद कर ले, क्योंकि इसमें से एगो पूछता है। अगर पॉलिटी से प्रश्न अगर आएगा बिहार से, तो पक्का एगो आर्टिकल से कभी कभी प्रश्न, मतलब ज्यादातर केस में, जैसे कि 10 बार एग्जाम होता है ना, तो 4 से 5 बार एगो आर्टिकल पूछ देता है। कभी कभी इस पिछला बार 68वीं में ई पूछा था ना, 243 का ई पूछा हुआ है। ठीक है, 68वीं में पूछा है। ठीक है, एक्सटेंशन किस में, अवधि किस में है। ठीक है, कभी आई पूछेगा, कभी के पूछेगा, आई जे के। एल कहाँ जाए? एल में क्या है? 243 के एल में भी है क्या कोई?
एल है ही नहीं। एल नहीं है, एल नहीं, एल तो नहीं पढ़े कभी। ठीक है, एल है क्या? नहीं सर, एल एबीसीडी नहीं से है। चल रहा है तो मेरे ख्याल से तो सब भी होना चाहिए था 18। चेक कीजिए क्या है एल में, अगर है तो कुछ है, होगा, होना चाहिए, वो एल हो हटा सकता है दिया, कि हटा एल दिया अशुभ होगा। था ना इसलिए हटा दिया। 3-3 वो का। अशुभ था इसलिए हटा दिया। चलिए बताइए, परिभाषा किसमें, मैं इधर का बोलता हूँ, आप लोग उधर का बोलिए। परिभाषा किसमें है? 243। 243 में, ठीक है। ग्राम सभा किसमें है? बोलिए सभी लोग। 243 का ए। पंचायतों का गठन किसमें है? पंचायतों का गठन 243 का बी। बाउंड्री, गठन करना, बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब क्या होता है? गठन करना ना। गठन। ठीक है, बनावटी कुछ ठीक याद बोले कर लीजिए। थे, हाँ, बी से बनावट। बी फॉर बनावट, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, सी फॉर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का मतलब संरचना, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे आरक्षण, अगर आप डिमोट हो जाएंगे तो क्या होना चाहिए? आरक्षण देके फिर से उसको आगे करेंगे, ठीक है। ई फॉर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन में क्या होगा? अवधि, ठीक है। निहरताय, निहरताय का मतलब क्या होता है? निहरताय का मतलब शर्त, कंडीशंस, ठीक है। इसमें एफ में है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जी में क्या है? जी में 243 के जी में पंचायतों की शक्तियां है, ठीक है। हमको लगता है यही पूछेगा, अभी तक इसको नहीं पूछा है। पंचायतों की शक्तियां है, प्राकिधार और उत्तरदायित्व भी है। पंचायतों द्वारा कर अध्यारोपित करने की शक्ति, मतलब पंचायत के पास पावर होगा से कर लगा सकता है। किस पे कर लगाएगा पंचायत? मेला पर। पशु वगैरह पे लगा सकता है, ठीक है, मेला पे लगा सकता है, ग्राउंड वगैरह पे कुछ मतलब नहीं होता, गांव में जमीन उमीन खाली उली होता है तो उसे हाँ उसको चाहेगा तो पेठिया उठिया पे, बिल्कुल पेठिया उठिया पे, पेठिया बाजार वगैरह जो होता है उसमें वसूलता है। वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन, पंचायतों के लिए वित्त आयोग का गठन किसमें है? 243 के आई में है, ठीक है। पंचायतों के लेखाओं का संप्रेक्षा किसमें है? जे में है, ठीक है। पंचायतों के निर्वाचन किसमें? बहुत इंपॉर्टेंट, निर्वाचन, ठीक है, 243। ओ में क्या है? निर्वाचन संबंधी अगर कोई विवाद होगा तो उसमें न्यायालयों का हस्तक्षेप होगा, ठीक है, ध्यान रखें। 243 के ओ में है, ठीक है। एक होता है परिसीमन होता है, ठीक है। परिसीमन अगर कोई फैसला देता है ना, उसको न्यायालय में जाके चुनौती नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। परिसीमन के किसी भी फैसलों को न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। पॉइंट टू बी नोटेड, हो सकता है कभी एग्जाम में पूछ ले तो परिसीमन के किसी फैसला को न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है तो नहीं दिया जा सकता है, ठीक है, ध्यान में और है ना लोक रखेंगे। अदालत। हाँ, लोक अदालत के फैसला को भी अगर नहीं, लोक अदालत का फैसला को क्या होता है ना कि लोक अदालत अगर किसी भी तरह का अगर आपको फैसला दे दिया ना तो उस फैसला को दोनों पक्ष के द्वारा स्वीकार्य होता है, ठीक है। जो कि दीवानी मामलों में भी होता है, क्रिमिनल मामलों में भी होता है। क्रिमिनल मामला ऐसे नहीं, हत्या का मामला में बोल देगा दोनों पक्ष को स्वीकार होगा। छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा जो होता है ना उस मामले में, ठीक है, ऐसा नहीं हत्या का मामला, मर्डर का मामला नहीं जाता लोक अदालत में, लेकिन लोक अदालत अगर कोई फैसला दिया तो दोनों पक्षों के द्वारा स्वीकार्य होगा, ठीक है। चलिए क्या ये तो आर्टिकल 243 में का LMN सब होता है, वहां पर हो सकता है मतलब हम लोग से रिलेटेड नहीं है इसीलिए हटा दिया। क्या है एलिमेंट में? क्या हम तो नहीं पढ़े एलिमेंट में, बताइए। कौन किताब पढ़ना पड़ेगा? देखिए इंग्लिश में लिखा है आर्टिकल 243 L में लिखा है स्टेट्स अबाउट द एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज ऑफ पंचायत। फिर M में है स्टेट्स अबाउट द पार्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन एरियाज इन पंचायत, ऐसे करके देखना पड़ेगा, पढ़े नहीं दिया रहता है एलिमेंट, होगा मैं भी कहीं थे। चलिए इम्पोर्टेंट टोटल 16 आर्टिकल है इसमें। कैगो होगा गिनिए तो एगो, वो तो 15 तक ही 3 गो, हुआ। 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो, 10 गो, 11 गो, 12 गो है इसमें दिया हुआ, इसमें टोटल 16 इसमें LMN हटा दिया ना। देखेंगे लक्ष्मीकांत में एलएम में लिखा हुआ है कि नहीं, किन्हीं के पास से संबंधित यूनियन टेरिटरी यूटी से होगा तो पंचायत का यूटी से होगा तो बिल्कुल ठीक है। तो बिहार यूटी नहीं इसलिए नहीं देता है, यूटी होगा बिल्कुल। हाँ, यूटी में पंचायत से रिलेटेड होगा बिल्कुल, स्टेट में नहीं आता होगा। पंचायत से रिलेटेड है लेकिन यूटी का हिस्सा होगा, यूटी होगा पक्का वो, इसलिए इसमें नहीं देता, स्टेट वाला में नहीं देता। अब आते पंचायती राज अधिनियम कब आया था? तो 1993। देखिए अभी तक जो पंचायती राज जो था उसको कानूनी मान्यता नहीं मिला था, ठीक है।
इसलिए सख्ती से बहुत जगह पे फॉलो नहीं होता था। इसलिए बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 में आया। ठीक है। 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? पंचायती राज और दिवस। पंचायती राज दिवस क्यों मनाते हैं? तो 24 अप्रैल 1993 को भारतीय संविधान ने 73वें संविधान संशोधन के परिप्रेक्ष्य में बिहार में पंचायती राज प्रणाली की संरचना को अत्यधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 पारित किया। ठीक है। 73वें संविधान के अनुरूप बिहार में पंचायती राज की व्यवस्था त्रिस्तरीय कौन कौन है? तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। सबसे निचले स्तर पे गांव में ग्राम पंचायत का गठन किया गया। प्रखंड स्तर पे कौन बनाई गई? पंचायत समिति बनाई गई। ठीक है, प्रखंड स्तर पे। ठीक है, जो विकेंद्रीकृत प्रजातंत्र के मध्य स्तर पे है। ठीक है, मतलब बीच का स्तर है ये। सर्वोच्च या तृतीय स्तर पे जिला परिषद का गठन किया गया। 1993 में लागू किया गया पंचायती राज अधिनियम 2001 से काम करना शुरू हुआ। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाद में ध्यान में 1993 में लागू किया गया। काम करना कब शुरू किया? 2001 में। बाद में इसकी जगह बिहार पंचायती राज अधिनियम किसने जगह ले ली? तो फिर 2006 में फिर मतलब संशोधन किया गया। और यहाँ से प्रश्न कभी कभी आते हैं। बिहार पंचायती राज 2006 के अधिनियम के शर्तें वगैरह कुछ नियम वगैरह वहां से आते हैं। क्या क्या है देखेंगे। तो पहला से बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में जो संशोधन किया गया, बिहार पहला ऐसा राज्य था जहां पे महिलाओं को 50% मतलब आरक्षण दिया गया सीट में। ठीक है, फर्स्ट था। लेकिन अगर बात करेंगे 1993 में जो पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ, उसमें महिलाओं के 1/3 पे मत आरक्षण देने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन राज्यों को, ये सब्जेक्ट किसका है? स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है। तो राज्य अगर चाहे, मतलब किसमें आता है? 40 डीपीएसपी में आता है ना। तो राज्य अगर चाहे तो 33% से ज्यादा आरक्षण भी दे सकती है। लेकिन इसका संवैधानिक नियम कितना है? 1/3 सीट पे देना ही होगा, उससे कम नहीं। ज्यादा दे दीजिए लेकिन कम नहीं। ठीक है, तो बिहार पहला राज्य जो कि महिलाओं को 50% आरक्षण दिया पंचायती राज में। बिहार पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज के समन्वय भी बिहार पंचायती राज विभाग के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब पंचायती राज विभाग का पद जो होता है वो भी बीपीएससी से जाता है। संविधान के अनुच्छेद 243 के क के अंतर्गत अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इस अनुपात में, तो कोई अनुपात, कोई रेशियो वगैरह नहीं, 20%, 25%, सीधे लिखे जनसंख्या के अनुपात में। जनसंख्या के अनुपात में पंचायती राज में, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का आरक्षण है। तो आरक्षण है, कितना आरक्षण है? तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में है। ठीक है, उदाहरण स्वरूप यदि अनुसूचित जातियों की जनसंख्या राज्य में 20% है तो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 35% है, तो उनको आरक्षण कितना मिलेगा? 20 तथा 35% मिलेगा। मतलब जितना उनका जनसंख्या है उतना ही उनको आरक्षण मिलेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए पंचायतों के मतलब 100 सीट पे अगर चुनाव हो रहा है और राज्य में 35% अगर मतलब अनुसूचित जाति की संख्या है, 20% मतलब समझिए किसकी संख्या है? 20% किसकी संख्या है? अनुसूचित जनजाति का। तो 35 है बीच। ठीक है, 55 को सीट तो भाई साहब यहाँ से लटक गया। ठीक है, गया ये सीट। ठीक है, अब इधर जो बचा कितना सीट बचा? 45 को सीट। तो भाई सीधे सीधे पूरा महिलाओं के जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन इसमें से भी सीट कमेगा, क्योंकि 45 को सीट जो महिला को जा रहा है, तो महिला का सीट के अंदर भी आरक्षण का बंटवारा होगा। ठीक है, इस रेशियो के अनुपात में। तो बड़ा थोड़ा मतलब वो चीज है। आरक्षण के अंदर आरक्षण है। ठीक है, आरक्षण की सबसे बड़ी दोष क्या? आरक्षण के अंदर आरक्षण है। महिलाओं का आरक्षण दिया गया, लेकिन महिलाओं का आरक्षण में भी अनुसूचित जाति जनजाति के महिलाओं को अलग से आरक्षण होगा इसमें। बिहार भारत का पहला राज्य जहां पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया। ये व्यवस्था 2006 से लागू है। इसमें यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा स्लाइड। इसमें 243 का क लिखा है आरक्षण में, और ऊपर जो टेबल था उसमें 243 का डी था आरक्षण वाला में। स्थानों का आरक्षण, हाँ ठीक है, डी में ही आरक्षण है, इसमें गलती लिख दिया होगा। और यहाँ पर 243 का क लिखा है। संविधान के अनुच्छेद 243 का कहना अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का क में दिया रहा है। नहीं, डीए में आरक्षण होना चाहिए। क में तो ग्राम सभा है। ठीक है, ये नहीं होगा, गलत दे दिया है। ठीक है, आरक्षण डी में ही है। और ये आरक्षण जो दिया गया 2016, तो ये कहाँ कहाँ पे 50% आरक्षण है पता है आपको? बिहार के अलावा और कहाँ पे है 50% आरक्षण महिलाओं को? उत्तराखंड, झारखंड भी दे दिया है, मध्य प्रदेश भी है, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, जी,
क्वेश्चन भी था प्रीवियस सीडीपीओ जो हुआ था ना 18 वाला, ये क्वेश्चन भी था। क्या क्या क्वेश्चन था? 50% आरक्षण महिलाओं को बिहार के अलावा किन किन